लोगों में डर है, खौफ है, कोई मकान लेने को तैयार नहीं, जिन्होंने ले लिया वो यहाँ से जाना चाहते हैं। एक्सटॉर्शन का मामला बहुत गहरा है और एक्सटॉर्शन का मामला ऐसा नहीं है कि एक आदमी आया उसने पैसे मांगे और चला गया। उसकी जब तक पुष्टपनाई नहीं होगी वो हिम्मत नहीं कर सकता उस तरह की हरकत करने की। अच्छे लोगों से पैसे ले जाते हैं जो अच्छा खासे दबंग बिल्डर हैं, बिल्डर दबंग भी हैं, उन्हें भी मजबूरी में देना पड़ता है। सैयद अहमद बुखारी साहब से रब्ता किया, शाह इमाम जामा मस्जिद, वो हमेशा दिलचस्पी लेते रहे हैं यहाँ के इलाके के मसाइल में और ख़ास तौर से डिमोलेशंस या जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया इलाके पर तो वही एक ऐसी शख्सियत थी जो निकल के आती थी। तो उनके मशवरे से ये तय हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर उनको अपनी बात कही जाए, अपना मेमोरेंडम दिया जाए। इस इलाके के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं बचेगा, फिर कोई घर नहीं बचेगा, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो और कितना ही वो ताकतवर क्यों ना हो। तो इलाके को तो इस काबिल छोड़िए कि यहाँ रहने के लायक रहे मिडिल क्लास के लिए। ये तो मिडिल क्लास का इलाका था कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो अपने घर छोड़ कर छोटी छोटी जायदादों को, ज़मीनों को बेच के यहाँ आए थे बच्चों को पढ़ाने, नौकरी में, तो उनके लिए तो इस इलाके को रहने दीजिए। तकलीफ़ दे जो पहलू है वो ये है कि यहाँ हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन रहे हैं, आपस में दुश्मन बन रहे हैं एक दूसरे के, बिल्डिंग्स को गिरवा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, PIL डाल रहे हैं। उसकी अगर आप तह में जाएंगे तो परत दर परत अगर आप खोल के देखेंगे तो वो बहुत नकाब उठेंगे, फिर उससे पर्दे उठेंगे। ये सब लम्हे फ़िक्रिया है इलाके के लोगों के लिए और ख़ास तौर से उन ज़िम्मेदारान के लिए जो जिस ज़िम्मेदारी पर भी हैं, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदे हों, चाहे वो नॉन इलेक्टेड हों, चाहे वो जमातें हों, चाहे वो तंजीमें हों, सोशल एक्टिविटीज़ में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो हों, जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो लोग हों। दोस्तों, इन दिनों हर कोई ओखला में जो बार बार डिमोलिशन की ख़बरें आती हैं उससे परेशान हैं। लोग बहुत चिंतित हैं। मुझे भी बार बार लोग पूछते हैं कि शिबली भाई आखिर ये डिमोलिशन का सिलसिला कब रुकेगा। जिन लोगों के भी बच्चे यहाँ रहते हैं, जिन्होंने यहाँ घर लिया हुआ ओखले में, वो ख़ुद बाहर रहते हैं, दुबई में, सऊदी अरब में या दूसरे कहीं भी मुल्कों में, वो बार बार टेंशन में आते हैं, मुझे भी फ़ोन करते हैं, अपने दूसरे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि आखिर ये डिमोलिशन का सिलसिला कब रुकेगा, जो स्टेबाजी हो रही है वो कब रुकेगी, जो पंक्चर का सिलसिला है वो कब रुकेगा, आखिर ये हो क्या रहा है ओखला में। लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो लोग स्टे लगवाते हैं, जो लोग पंक्चर करवाते हैं, उन्हें इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है, वो कानून का सहारा कैसे लेते हैं। वो जब कानून का सहारा लेकर स्टे करा सकते हैं तो फिर जिनकी बिल्डिंग पे स्टे होता है वो कानून का सहारा लेकर इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। हमारे साथ इरफानुल्लाह खां साहब हैं। इरफानुल्लाह खां साहब ओखला के उन गिने चुने लिमिटेड लोगों में हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा है। मैं आपको बता दूं, पहले ही मैंने बताया है अब्दुल रशीद अगवान साहब के बारे में, हाईली एजुकेटेड आदमी थे, बहुत नाम कमाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लो लेवल पे बहुत काम किया इलाके के लिए। नशा के ख़िलाफ़ काम किया, इलाके में जो दूसरे मसाइल हैं इंक्रोचमेंट के, उस पर काम किया। ठीक इरफान भाई हाईली एजुकेटेड है, बहुत जानकारी है, बहुत मालूमात है, बहुत शोहरत है, इसके बावजूद इलाके के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं। चाहे नशा का काम हो, इंक्रोचमेंट का काम हो, सबके ख़िलाफ़ इन्होंने बोला, रैली निकाली, कैंडल मार्च निकाला और हमेशा ये कोशिश की कि ओखला को ऐसा बनाया जाए कि ये शरीफ लोगों के रहने के लायक जगह बनी रहे। इरफान भाई इन दिनों फिर दोबारा जब ये डिमोलिशन का मामला आया है, स्टेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इन्होंने कोशिश की कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं इरफान भाई। इस सिलसिले में जो सबसे अहम काम मैंने सुना अभी कि आपने LG से भी मुलाकात कर ली, तो कैसी मुलाकात रही आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिबली भाई आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इलाके के मसाइल में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और चीज़ों को उजागर करते हैं जिसकी सख्त ज़रूरत है। ये इलाका सोया हुआ इलाका है, लोग सोए हुए हैं, लेकिन आप जगाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी मुबारकबाद कबूल फरमाइए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो मसाइल हैं और जिस तरह से वो शिद्दत अख्तियार करते चले जा रहे हैं, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। जब से ये इलाका आबाद हुआ है, जब से ये इलाका बना है, उसके बाद से ही जो कोशिशें हुई हैं कि ये इलाका किसी तरह से नेगेटिव, पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा मामला ये था कि जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ थे या उनकी एजेंसीज़ थी, उनकी नज़र में ये इलाका नेगेटिव इलाका माना जाता था।
बच्चों के स्कूल, अच्छे स्कूल्स में दाखिले नहीं होते थे। एक स्कूल, जो 2-3 स्कूल हैं जो तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर के अंदर हैं, जामिया नगर के करीब पब्लिक स्कूल, उसमें दाखिला नहीं होता था, 0 होता था दाखिला। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कैम्ब्रिज स्कूल है, 5th का है, उसमें दाखिला लेना बड़ा मुश्किल काम था एक ज़माने में। तो हम लोगों ने कोशिश की कि भाई ये नेगेटिविटी का जो टैग है इस इलाके के ऊपर, सारे डिपार्टमेंट्स में जहां आप जाएंगे, लोन लेने जाएं आप बिजली का मीटर लेने जाएं, कहीं भी जाएं, आपको लगेगा कि ये इलाका नेगेटिव एरिया डिक्लेयर्ड है। तो एक तो ये कि सोची समझी स्कीम के तहत इस इलाके को पिछड़ा रहने दिया गया है, जबकि ये इलाका बहुत फॉरवर्ड होना चाहिए था, जहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और साउथ का एक एरिया है। अगर वो भी पिछड़ा रहेगा तो फिर हम जमुना पार के इलाकों की कैसे बात करेंगे। तो लिहाजा एक तो ये बदकिस्मती है इस इलाके के साथ हो गई, और कि जिसमें ये इलाका पिछड़ता चला गया और इसकी नेगेटिविटी आती चली गई। जो पॉजिटिव चीज़ें थी इसकी, जो होनी चाहिए थी कि जहाँ पर इतना ज़रखेज़ इलाका हो, जहाँ इतने एकेडमिशियंस रहते हों, प्रोफेशनल्स रहते हों, चाहे वो मीडिया है, चाहे जिस शोबे में भी आप देखेंगे, यहाँ बड़ी नुमाया हस्तियाँ रहती हैं यहाँ पर, और यहाँ रही हैं पहले से ही, जामिया की वजह से, अलीगढ़ की वजह से, बाकी पूरे हिंदुस्तान से जो भी क्रीम है, ख़ास तौर से एजुकेशन में जिनका ताल्लुक़ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि ओखला में जाके आबाद हों। और ओखला की अगर ये सिचुएशन होगी जो वो आज देख रहे हैं हालात, और जो हालात हमने देखे हैं पिछले 15-20 साल के अंदर, तो मुझे लगता है कि बड़ी मायूसी लोगों में है। आप सही कह रहे हैं, लोगों में डर है, खौफ है, कोई मकान लेने को तैयार नहीं, जिन्होंने ले लिया वो यहाँ से जाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बदकिस्मती किसी इलाके की नहीं हो सकती कि उसकी नेकनामी के साथ होनी चाहिए थी, उसकी बदनामी है, और लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसे प्रीफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, उनके बच्चे रहना नहीं चाहते हैं, और अपनी कोफ्त महसूस कर रहे हैं एक तरह से, और चाहते हैं कि किसी तरह से घड़ी की चौथाई में यहाँ से निकलें और कहीं दूसरी जगह चले जाएं। तो ये सब लम्हे फ़िक्रिया है इलाके के लोगों के लिए, और ख़ास तौर से उन ज़िम्मेदारान के लिए जो जिस ज़िम्मेदारी पर भी हैं, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदे हों, चाहे वो नॉन इलेक्टेड हों, चाहे वो जमातें हों, चाहे वो तंजीमें हों, सोशल एक्टिविटीज़ में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो हों, जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो लोग हों। बड़ी तादाद में इस इलाके में लोग हैं, बड़ा पोटेंशल है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूँ किसी एक शख्स को या किसी एक फ़र्द को या किसी एक जमात को या किसी एक पार्टी को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। ये हमारी सबकी इज्तिमाई मुझे कमी महसूस हो रही है, जिसमें मैं ख़ुद भी अपने आप को शामिल करता हूँ कि हमारी इज्तिमाई कमी है, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और आप लोगों ने उजागर किए हैं बहुत सी चीज़ों को, जैसे डिमोलिशन है, ये डिमोलिशन यहाँ होता रहा है, बहुत होता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और तकलीफ़ दे जो पहलू है वो ये है कि यहाँ हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन रहे हैं, आपस में दुश्मन बन रहे हैं एक दूसरे के, बिल्डिंग्स को गिरवा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, PIL डाल रहे हैं। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये उनके पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशंस डाल रहे हैं। ये तो जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो लिटिगेशन डाले जा रहे हैं और उससे कोर्ट के ऑर्डर हो रहे हैं, लोग तैयार बैठे हुए हैं कि आप ज़रा सी बात मौका दीजिए उन्हें, वो बुलडोज़र लेके आ जाएंगे। पूरे यूपी में यही हो रहा है, उत्तराखंड में यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में यही हो रहा है। तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके में भी वही बुलडोज़र की जो सियासत है या बुलडोज़र का जो एक फ़ैशन नया बना है इज़राइल के पैटर्न पे, उसे आप यहाँ भी मुसल्लत करना चाहते हो। हमारे अपने लोग हैं, तो ये गैरों से लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सूरत हाल है आज की तारीख़ में इस इलाके की। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरह से चीज़ों को उभारा है, लाए हैं, पब्लिक के सामने लाए हैं, तो एक पब्लिक प्रेशर बन रहा है। इरफान भाई, जो आपने इस ताल्लुक़ से LG साहब से मुलाकात की, उसमें क्या बातें हुई? देखिए, LG साहब से मुलाकात करने की वजह ये रही कि हमने जब भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोई काम शुरू किया है या कोई तहरीक शुरू की है इस इलाके में 2007 से, तो हमारा तरीक़ाकार बिल्कुल अलग रहता है। एक तो हम बहुत ज़्यादा उसमें शोर नहीं मचाते, हम चाहते हैं कि इसको कानूनी तौर पर और सरकारी महकमों के तौर पर या सरकारी महकमों से मदद लेकर और पब्लिक प्रेशर बनाकर उस काम को किया जाए। तो हमारी पहली जो सीढ़ी है इस काम को करने की, जो अब नई सूरत हाल बनी है कि लोग कोर्ट जाते हैं, तोड़वाते हैं, एक्सटॉर्शन बहुत बड़े पैमाने पे इलाके में हो रहा है और बुराइयां फैल रही हैं। नशे की बुराई बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बहुत सी बुराइयां हैं। और इलाके के अंदर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए किसी भी शहरी के लिए, वो तो बिल्कुल फौदान है उनका। सीवर उबल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है, और ये बरसात में नहीं पूरे साल रहता है।
लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते, तहारत के ज़रिए तहारत के साथ मस्जिद नहीं पहुंच सकते। तो बड़ी वो थी, तो हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। तो हमने सैयद अहमद बुखारी साहब से रब्ता किया, शाह इमाम जामा मस्जिद। वो हमेशा दिलचस्पी लेते रहे हैं यहाँ के इलाके के मसाइल में, और ख़ास तौर से डिमोलिशंस, या जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया इलाके पे, तो वही एक ऐसी शख्सियत थी जो निकल के आती थी। तो उनके मशवरे से ये तय हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर उनको अपनी बात कही जाए, अपना मेमोरेंडम दिया जाए, ताकि अगर एजेंसीज़ के लेवल पर, चाहे वो MCD हो, DDA हो, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हों, उसकी तरफ से अगर कोई कमी है या उनकी कमी की वजह से या उनकी ज़ाती की वजह से यहाँ डिमोलिशंस हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगवाई जाए। और अगर एक्सटॉर्शनिस्ट अगर ये काम कर रहे हैं, जो वसूलियाँ भी करते हैं, तो उस पर क़ानूनी कार्रवाई चाराजोई होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमने दोनों पहलुओं पर उनसे बात की, और ख़ास तौर से जो 34 बीघे का मामला आज बहुत सरगर्म है खलीलुल्लाह मस्जिद के करीब सेलिंग करब तक, और क़ब्रस्तान से लेके वहाँ, और DDA का, जिसमें 3-3.5 बीघे ज़मीन गालिबन DDA की है और बाकी ज़मीन वो UP इरीगेशन की है, उस तरफ भी उनकी तवज्जो दिलाई कि ये बड़ा पैमाने पर डेमोलिशन हो जाएगा। बड़ी आबादी हो गई है, वहाँ आबाद है, उसमें एक मस्जिद भी, खलीलुल्लाह मस्जिद का भी एक हिस्सा, उसमें जो UP गवर्नमेंट अपना डिमार्केशन कह रही है कि यहाँ तक होना चाहिए, उसमें तो उसका हिस्सा भी आता है। तो उन्हें सब बताया सूरत हाल से, और हमने कोशिश की कि LG साहब इस पर तवज्जो दें और एक्शन लें। उन्होंने वादा किया है और चीज़ों को देखा है, सुना है, और वो समझते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और इस पर फ़ौरन रोक लगनी चाहिए। ख़ास तौर से जो पब्लिक लिटिगेशन के नाम पर डेमोलिशन के ऑर्डर्स कोर्ट से कराते हैं, ज़ाती अपने ना की वजह से या ज़ाती अपने फ़ायदे की वजह से, तो उन पर रोक लगनी चाहिए। वो कह रहे हैं, उससे मुतमईन है कि वो ये होना चाहिए ये काम, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और इसके बाद मैंने ये देखा है कि जब से हमने कहा कि वहाँ LG साहब के पास हम जा रहे हैं, यहाँ मीटिंग्स वगैरह की, दोबारा डिमार्केशन नहीं हुआ। वो डिमार्केशन के लिए आए हुए थे 8 तारीख से पहले, 6 तारीख में गालिबन, तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ खलीलुल्लाह मस्जिद पे, काफ़ी लोग हम पहुँचे, वहाँ इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो जामिया तक आए, फिर अंदर नहीं आए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की मदद से, मीडिया के ज़रिए आपने बहुत माहौल बनाया, इधर से हम लोगों ने कुछ प्रेशर थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें अब शायद स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और इनको आइंदा दिनों में लोगों को महसूस होगा कि भाई नई खुली फ़िज़ा में हम यहाँ ज़िंदा रह सकते हैं, जी सकते हैं, अपने मकान बरकरार रख सकते हैं। तो वो कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह करेंगे आगे भी। देखिए दोस्तों, जो PIL है, इरफान भाई ने भी कहा अभी कि P वैसे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ P से पब्लिक नहीं है, P से पर्सनल है। कई मामलों में हम कह सकते हैं, नो डाउट कि बहुत सारे बिल्डर भी गलत तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन जो लोग उनके ख़िलाफ़ PIL दायर करते हैं, उनमें ज़्यादातर का मकसद ये नहीं होता कि बिल्डर कुछ गलत कर रहा है। उनका मकसद ये होता है कि हमें पैसे दे दो, तुम जो गलत कर रहे हो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी आपकी भलाई नहीं चाहता, पब्लिक की भलाई नहीं चाहता, वो अपनी भलाई चाहता है, और इसलिए ये काम कर रहा है। आप गौर कीजिए, एक बिल्डर बिल्डिंग बनाना शुरू किया, उसने एक चीटर उसके पास पहुंच गया, बोला मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा। उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए, बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। यानी कि 2 बंदे के बीच में जो सेटलमेंट हुआ, उससे हज़ारों लोगों का नुकसान होगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीटर लोग हैं, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, वो पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें नहीं देख रहे हैं। हाँ, 1-2 लोग हो सकते हैं। देखिए, स्टेबाजी कई तरह की होती है। किसी की ज़मीन पे डिस्प्यूट है तो स्टे हो जाता है, कुछ लोगों का आपस में विवाद है तो स्टे हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर स्टे जो हो रहा है या पंक्चर जो हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। और इस हमाम में बहुत सारे लोग नंगे हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, किसी 2, 4, 5 चीटर का नाम लेकर आप नहीं वो कह सकते बस ये लोग, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये बंदा भी ये घटिया वाला काम करता है। जी हाँ, ऐसे लोग भी शामिल हैं। और भाई, बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, कई कमेटी बन गई, ओखला पंचायत बन गई, शहजाद बहुत मेहनत कर रहे हैं, दानिश भाई मेहनत कर रहे हैं, फिर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल एक अहम है कि क्या अब तक आप सब लोग साथी हैं कि अलग अलग काम शुरू हो गया है? ये देखिए, जहाँ तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का सवाल है या उसकी हद तक है, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इसमें फ़िक्स नहीं है। हमने तो यहाँ पर जितनी तंजीमें थी इस इलाके की, उनके नुमाइंदे इसमें हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनके नुमाइंदे हमारे इसमें हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इसमें हैं, पत्रकार हैं इसमें, और जो हमारी NGOज़ हैं
और RWAs हैं, उनके सबके नुमाइंदे, तो हम तो सबको मान के चलते हैं। एक नई तंजीम पंचायत के नाम से बनी है, तो लिहाजा उनके लोग हमारी मीटिंग्स में सब में आए हैं। जितनी हमने मीटिंग्स की यहाँ पर, बड़ी मीटिंग्स जितनी की हमने, वो सब यहाँ हमारे साथ आए, बैठते हैं, करते हैं। हमारी तो एक ही गुजारिश रहती है कि हमारी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कहते कहते ये इलाका नेगेटिव होता चला जा रहा है, और नेगेटिव सोच कभी भी इलाके की तरक्की में कारगर नहीं हो सकती। हमेशा रखना लगाती रहेगी जहाँ तक नेगेटिविटी। तो एक तो जहन से ये ना लगे कि ये पर्सनल लड़ाई है, हम ये चाहते हैं ये लड़ाई पूरे इलाके की लड़ाई है, पूरे जामिया नगर की लड़ाई है, हम उसे वो बनाना चाहते हैं सिर्फ। तो हमारी यही सबसे दरख्वास्त होती है जितनी भी तंजीमों के लोग हैं, जितनी भी जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएँ। हमारे यहाँ कोई पोस्ट वगैरह नहीं है किसी इसमें जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में। एक कोर कमेटी बनाई हुई है, कन्वेनर है, कन्वेनर का काम सिर्फ मीटिंग्स बुलाना है और कन्वेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा हम करते नहीं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ, लेकिन मैं कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जब इश्यूज़ होते हैं, इलाके का जब मामला होता है, मैं हर चीज़ को ठुकराने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, क्योंकि इन जो रविश हमारी रही है 2007 से, और जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की और मेरी ज़ाती तौर पर, मैंने पॉलिटिक्स को बिल्कुल किनारे किया है हमेशा, अपनी ज़ात को हमेशा किनारे किया है, क्यों हमारी ज़ात का मामला नहीं है, ये मामला हमारी नस्लों का है, हमारी कम्युनिटी का है, कि जिस इलाके को हिंदुस्तान में नमूना बन के पेश होना चाहिए था, एक मॉडल कॉलोनी के नाम से हम जाने जाते। बहुत सी कॉलोनीज़ हैं दिल्ली के अंदर, पॉश कॉलोनीज़, जिनको मॉडल कॉलोनी कहा जा सकता, तो हम भी तो कह सकते थे कि मुसलमानों की एक कॉलोनी है यहाँ, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वो बहुत मॉडल कॉलोनी है, तो वो तो हो नहीं पाया आज तक, वो हो नहीं पाया। उसमें ज़िम्मेदारी हमारी सबकी है, तो हमारी तो कोशिश यही है, तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं साथ, और सबको लेकर चल रहे हैं। हमने जब LG साहब से बात की तो उसमें इलाके के मसाइल को भी रखा है उनके सामने, जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी इस इलाके की, जो ज़रूरत है इस वक्त, हमने वो भी रखा है। उनसे कहा स्पेशल पैकेज दीजिए इस इलाके को, ताकि यहाँ की सिविक एम्यूनिटीज़ ठीक हो सकें। कभी 2 करोड़ आ गए, कभी 4 करोड़ हो गए, इतना इलाका पीछे चला गया है। इसे स्लम कह सकते हैं आप, कुछ इलाकों को हमारे स्लम से ज़्यादा बदतर हैं। स्लम का तो एक बोर्ड बना हुआ है और स्लम बोर्ड से काफ़ी फ़ंड आता है, यहाँ तो कुछ देखने वाला ही नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है। एक शायर ने कहा था कि 1-2 ज़ख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से निकले, ये हाल है पूरे इलाके का। तो लिहाजा इसमें ठीक है कि सबकी इज्तिमाई ताकत होगी तो ठीक हो जाएगा इलाका। इरफान भाई, इलाके के लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं। कुछ लोग तो इरफान भाई रोए हैं मेरे सामने कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा था, ये मैंने घर लिया था, ये टूट गया। ऐसे वक्त में जो इलाके के नेता हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, इलाके के जो नेता हैं, ऐसे वक्त में जब उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, तो वो आखिर कब आएंगे? नेता आखिर इस इशू पे खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है? क्या दाल में कुछ काला नज़र आता है आपको? आखिर वो क्यों खामोश हैं ये लोग? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि ये जो इशू है, ये जो मसाइल हैं हमारे इलाके के, और जो है, और ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ पर तो कोई और प्रोफेशन है नहीं, पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही एक प्रोफेशन है, उसी से लोग जुड़े हुए हैं, उसी से जुड़े हुए हैं नीचे से ऊपर तक। पहले यहाँ एम्ब्रॉयडरी वगैरह के काम काफ़ी होते थे और चीज़ें होती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है इस इलाके में अलावा कंस्ट्रक्शन, बल्कि जो थे भी बेचारे वो सब इसी में आ गए, सारे धंधे छोड़ के लोग इसी काम में आ गए। तो कुछ फ़ायदे का तो होगा, कोई प्रॉफिटेबल तो है ही है। अच्छा, रियल इस्टेट तो बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी बिज़नेस मानी जाती है पूरी दुनिया में। रियल इस्टेट से इकोनॉमीज़ चलती हैं देशों की, मुल्कों की, उससे ड्राइव होती हैं। मालूम होता है कि इसका पर कैपिटा इनकम क्या है उस मुल्क का, उस मुल्क की इकोनॉमी किस पोजीशन में। तो रियल इस्टेट तो ऐसा होना चाहिए था, और हमारा रियल इस्टेट जो है वो इतना डर्टी स्टेट बन गया कि उसकी बदनामी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इसमें मजमूई ज़िम्मेदारी है सबकी, और अब देखिए, जिसकी जितनी ज़िम्मेदारी है और जिसकी जितनी हैसियत है डेमोक्रेसी में, उसे उतनी ही अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल कर लेना चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, इरफान में मेरा सवाल ये था कि नेता लोग एक्टिव होकर कम से कम सामने आते हैं कि हाँ भाई ये जुल्म हो रहा है, या वो यही कहते थे कि नहीं जुल्म नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। खामोशी, जब सबसे ज़्यादा लोग आपकी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, तभी आप लोग खामोश हैं, चाहे कोई नेता हो जिस लेवल का हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल खामोशी, ये आपको नहीं लगता कि मुनासिब नहीं है? आपको कुछ ना कुछ स्टैंड तो लेना होगा ना, लोग परेशान हैं तो। नहीं, देखिए, उसकी अगर आप तह में जाएंगे तो परत दर परत अगर आप खोल के देखेंगे तो वो बहुत नकाब उठेंगे, फिर उससे पर्दे उठेंगे। हमारी कोशिश यही है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपस में मत लड़िए, क्योंकि बहुत गहरा है ये मामला, ये इशू भी बहुत गहरा है, एक्सटॉर्शन का मामला बहुत गहरा है,
और एक्सटॉर्शन का मामला ऐसा नहीं है कि एक आदमी आया, उसने पैसे मांगे और चला गया। उसकी जब तक पुष्टपनाई नहीं होगी वो हिम्मत नहीं कर सकता उस तरह की हरकत करने की। अच्छे अच्छे लोगों से पैसे ले जाते हैं जो अच्छा खासे दबंग बिल्डर हैं, बिल्डर दबंग भी हैं, उन्हें भी मजबूरी में देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नेक्सस है। अब वो नेक्सस है, उसकी तह में जाना चाहिए, और वो नेक्सस अंदर भी है बाहर भी है। ये थाना सबसे ज़्यादा महंगा उठता था एक ज़माने में। मैं था जनता दल में, तो हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे करीबी, तो मुझे मालूम था कि लोग कितने घूमते थे फिरते थे कि यहाँ पर ट्रांसफ़र करा लें अपना, यहाँ आ जाएं पोस्टिंग। तो क्या मतलब है इसका? मतलब है जब यहाँ तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ एक ही काम है, वो है कंस्ट्रक्शन। तो मुझे लगता है कि ये इस इलाके के अंदर कंस्ट्रक्शन से काफ़ी लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। ठीक है, एक आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो बिल्डिंग बनाएगा तो उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, वो मिलेगा, जायज़ तरीके से लेगा वो। लेकिन जो बाकी लोग घूम रहे हैं वो तो नाजायज़ तरीके से घूम कर और नाजायज़ तरीके से पूरा जाल बिछाकर जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं वो खुद नहीं कर सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस इलाके के लोगों को, मैं भी यहाँ 95 से हूँ, उससे पहले महरौली था। मुझे लगता है कि जितने लोग इसमें लगे एक्सटॉर्शन में और जो आए इसमें, उनकी ये हैसियत नहीं थी कि किसी तरह वो कोई उगाही कर सकें, या उन्हें इसका मतलब है शय है कहीं ना कहीं से, उस शय के तहत तक जाना चाहिए, करना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो इलाके के ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से सियासी और समाजी, दोनों सूरतों में उन्हें अपना एहतसाब करना चाहिए कि कहीं गलती हमसे तो नहीं हो रही, हमारी वजह से तो ये एक्सटॉर्शन इतना इस लेवल पे पहुंच गया कि बताइए 22 फैमिलीज़ एक साथ बेघर हो रही हैं, बरसात का ज़माना है, कब्रिस्तान में बैठी हैं लेडीज़, तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ये। किसी के 22 फैमिलीज़ एक साथ एक बिल्डिंग के अंदर हो जाएँ या दूसरी छोटी बिल्डिंग में भी कहीं हो जाएँ, बच्चे हैं उनके, बच्चियाँ हैं उनकी, किस तरह से हार्ट के पेशेंट्स थे उसमें जो 22 फैमिलीज़ थी मुरादी रोड पर। तो बड़ा ख़तरनाक बात है ये। हम फिर फ़लस्तीन में यहूदियों को क्या कहेंगे, इजराइल को क्या कहेंगे, या यूपी सरकार को क्या कहेंगे, जब हमारे इस इलाके में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कोई सुन नहीं रहा उसको। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूज़ टू हो गए हैं सब, और लगता है कि बिल्कुल एक फरूही सी बात हो गई, एक बिल्डिंग टूट गई और लोग बेघर हो गए। तो मुझे लगता है तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें लोगों के ज़मीर को बेदार होना चाहिए और उन्हें जागना चाहिए, और जो जितना ज़िम्मेदार है उसे उतनी ही ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की कि ये हमारे इलाके में गलत काम हो रहे हैं। अगर कहीं कोई पुष्टपनाही कर रहा है तो उसको पुष्टपनाही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब इलाका ये इस लेवल पर जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है इस इलाके के अंदर। इस इलाके के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं बचेगा, फिर कोई घर नहीं बचेगा, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो और कितना ही वो ताकतवर क्यों ना हो। तो लिहाजा इस इलाके को ज़रा बनने दीजिए, रखने दीजिए, वरना ये इलाका दरम बरम हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ से ब्रेन एंड ड्रेन तो शुरू हो गया। यहाँ से जो आप बात कह रहे थे कि लोग जाना चाहते हैं, जा रहे हैं लोग छोड़ के। जिसके ये जितने लोगों ने बनाई ये कंस्ट्रक्शन की, वो यहाँ कोई बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। वो सब जसोला के टावर्स में नज़र आएंगे आपको। जो आगे बढ़ रहे हैं, कोई सरिता विहार जा रहा है, कोई कहीं जाएगा। तो इस इलाके को तो इस काबिल छोड़िए कि यहाँ रहने के लायक रहे मिडिल क्लास के लिए। ये तो मिडिल क्लास का इलाका था कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो अपने घर छोड़ कर छोटी छोटी जायदादों को, ज़मीनों को बेच के यहाँ आए थे बच्चों को पढ़ाने, नौकरी में, तो उनके लिए तो इस इलाके को रहने दीजिए। हम जैसे लोगों के लिए तो रहने दीजिए, ताकि वो इज़्ज़त से और अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी फ़िज़ा में उनके बच्चे सांस ले सकें। तो मुझे लगता है इस सब की ज़िम्मेदारी है। आप ये सही कह रहे हैं कि इसमें पुष्टपनाही तो है, पुष्टपनाही है। और अफसोसनाक बात यह है कि देखिए हर प्रोफेशन के लिए, अब आपका जर्नलिज़्म प्रोफेशन है तो आपकी कोशिश ये होगी कि जर्नलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग उसमें आएँ, ताकि वो आएँ, कैमरे के सामने आएँ, अपनी बात रखें, तो लोग कहें कि भाई ये अदब के लोग हैं, ये लिटरेचर के लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, ये वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं जो आपको बात बता रहे हैं, आपकी बात पर लोग अमल करते हैं, टीवी देखते हैं, आपके चैनल्स देखते हैं, तो उससे सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं, लोगों का जहन बनता है, बच्चों का बनता है, नौजवानों का बनता है, एक तहरीक मिलती है उन्हें। तो ये कोशिश होती है कि जर्नलिज्म में वो लोग रहें जिनके ऊपर उंगली ना उठा सकें कि भाई ये जर्नलिस्टिक अप्रोच इनकी नहीं है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि सियासत में भी जो लोग आते हैं, जिस प्रोफेशन में भी आते हैं, उन्हें सियासत में डेमोक्रेटिक तरीके से तो चुन के आते हैं, डेमोक्रेसी में वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन उस मेयार को ज़रूर कायम रखना चाहिए, उस मेयार को बिल्कुल बालातर रखना चाहिए इलाके के अंदर, जिससे लोग कह सकें कि ये हमारा नुमाइंदा है, ये हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, ये हमारे इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर वो भी वही उसी प्रोफेशन के साथ और उसी जो भेड़िया चाल चल रही है यहाँ कंस्ट्रक्शन की और एक्सट्रॉशन की, उसमें अगर वो मुलविस हो जाता है, तो मुझे लगता है ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि इलाके का अमीर, इलाके की लीडरशिप, उनका रहबर ही अगर कोई रहज़न नज़र आए तो
मुझे लगता है कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कम्युनिटी के लिए, ना कि सिर्फ इलाके के लिए। देखिए दोस्तों, जिस इलाके में जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसा इदारा हो, जिस इलाके में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट रहते हों, पॉलिटिकली बहुत मशहूर लोग रहते हों, जिस इलाके में 3000 से ज़ायद मुस्लिम तंजीमें हों, वहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी अगर इस डर में जिए कि यार कहीं मेरा घर तो नहीं टूट जाएगा, तो ये सोचिए कितने अफसोस की बात है। इरफान भाई, मेरा आखिरी सवाल, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, क्या अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? और जो आए दिन हम सुन रहे हैं फ़लाँ घर टूट रहा है, फ़लाँ घर टूट रहा है, फ़लाँ घर टूट रहा है, ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज़ के तौर पर अगर ख़ुद वो कुछ करना चाहेंगे तो शायद एलजी साहब के मिलने के बाद और हमने जिस तरह से उनको समझा है या उन्होंने एक तरह का आश्वासन ही दिया है और यकीन दहानी कराई है, और अहमद बुखारी साहब भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और वो पसे पर्दा लेते हैं, बेचारे खुल के नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे तो काफ़ी हमें कामयाबी मुझे नज़र आ रही है कि शायद होगी। वो डिमार्केशन वगैरह शायद रुक जाए, वो यूपी गवर्नमेंट से भी शायद बात कर रहे हैं एलजी साहब, जो मुझे मालूम हुआ है। लेकिन जो मामला हमारा अंदरूनी है, जो हमारा इलाके का जो मामला है, वो बहुत पेचीदा है। वो पेचीदा इसलिए है कि हम ये तो पहुंच जाते हैं कि लिटिगेशन में कौन गया, कोर्ट में कौन गया, उसका नाम निकल आता है आसानी से। अब पर्दे के पीछे कितने लोग हैं उनको जाहिर होना बड़ा मुश्किल काम है, उनकी इंक्वायरी करना बड़ा मुश्किल। हालांकि जानते सब हैं, उन्हें भी सब जानते हैं, लेकिन अब नहीं है, हक बात कहने को लोग तैयार नहीं हैं, हक बात कहने के लिए नहीं है, मसलातें 10 तरह की आ जाती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम अवामी बेदारी इसके ख़िलाफ़ पैदा करें, और हमने तय किया है, मीटिंग में तय हुआ था हमारी और प्रपोज्ड है वो, मैं आपको भी बता दूं कि हम एक बहुत लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और उसका ऐलान भी हुआ था कि लॉन्ग मार्च हम करेंगे और जाकिर नगर से और पूरा शाहीन बाग तक, पूरे जामिया नगर को जितना भी कवर हो सकता है, एक लॉन्ग मार्च करेंगे बुराइयों के ख़िलाफ़। उसमें एक ये बुराई भी है कि लोग कोर्ट जाते हैं और एक्सटॉर्शन करते हैं, परेशान करते हैं, बिल्डिंग्स को चाहे जितनी ऊंची बना रहे हैं, चाहे जितना ऊंचा बना रहे हैं, जैसे भी मतलब दोनों तरह से, मतलब यहाँ लॉलेसनेस है एक तरह से। हम कानून को तो बिल्कुल किनारे रख के जीना चाहते हैं, वो गलत है। अगर देखिए कानून नाफिज होगा तो फिर हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं कि यह इलाका रेगुलराइज हो जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा इलाका अगर रेगुलराइज होता है, जितना भी इलाका होता है, क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा सिचुएशन जो है, मौजूदा जो कंस्ट्रक्शन है मौजूद, क्या वो लीगलाइज हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि जो रूल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग रूल्स बने हुए हैं, वो तो उसी पर ऑथराइज़ करेंगे ना। आपकी टावर्स को थोड़ी करेंगे वो तो 17.5 मीटर तक जो मकान बना हुआ है उसी को बन के आपको कागज़ देंगे। बाकी जिनके ऊपर वाले उनको तो कागज़ देंगे नहीं, वो उन्हें तो रजिस्ट्री मिलेगी नहीं। जो आपको फ़ायदा हो सकता था ऑथराइज़ होने का, मुझे नहीं लगता कि वो फ़ायदा हमारे इलाके को मिलेगा। एक नई जंग फिर शुरू होगी कि साहब मेरा हो गया, इनका नहीं हुआ, उसका हो गया, इसका नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए इलाके के लोगों को, ज़िम्मेदारान को, एक जगह बैठकर बिल्डर्स जितने हैं, जो बिल्डिंग के काम में लगे हुए हैं, जो मशहूर हैं, उन सबको बिठाइए और बिठा के एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर लें उनके लिए, कोड ऑफ कंडक्ट तय हो जाए। ज़ाब्ते अखलाक हर जगह होता है, हर चीज़ का होता है, हर बिज़नेस का होता है, तो मार्केट का भी ज़ाब्ते अखलाक यहाँ नहीं है, यहाँ ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। तो इन सब चीज़ों को भी एक मरतबा बैठकर, बड़ी पंचायत में बैठकर, बड़े लोग बैठकर, इलेक्टेड नुमाइंदे भी हों, हम सब लोग हों और बाकी लोग हों, मीडिया के लोग भी हों, और ख़ुद तय कर लें बैठकर कि साहब ये क़वानीन हैं, ये बिल्डिंग बाई लॉज हैं, इन्हें रखकर आपको जो आइंदा कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, आज तक जो हो गया वो तो देखा जाएगा, वो निपटेंगे, उन्हें निपटना पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकते। लेकिन आइंदा तो हम ऐसी काम ना करें। तो मुझे लगता है इस लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी कोशिश कर रही है कि जब हम लॉन्ग मार्च कर लें और लॉन्ग मार्च के बाद अवामी बेदारी आ जाए और एक ताकत नज़र आए। क्योंकि देखिए, अगर हम जाते हैं किसी भी महकमे में, किसी से भी बात करने, हुक्काम से बात करने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, एलजी हाउस हो, वहाँ ताकत के साथ अगर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ स्ट्रेस से, तो बात मानी जाएगी। वरना डेमोक्रेसी में कोई नहीं सुनता, ताकत की ज़बान को सुनते हैं, और ताकत की ज़बान होती है अवाम की ताकत। तो हम अवामी ताकत को बेदार करके इन चीज़ों को भी सामने लाएंगे और चीज़ें करेंगे। और जो हमें खुद करनी है, जो चीज़ें अपने ऊपर जो हमें नाफिज करनी है चीज़ें, उनमें तो हम मिल बैठ के ही कर सकते हैं और मिल बैठ के निकलना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है ख़ास तौर से इलेक्टेड नुमाइंदों से कि वो इस पहल को शुरू करें और यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज जो गवर्नमेंट के हैं, अपने भी बायलॉज कम से कम इलाके के बनाएं और सबको पाबंद करें। फिर अगर वो उसको तो करेगा नहीं, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तो भेड़िया चाल है, अगर एक ने 6 मंजिल बनाया तो वो 7 बनाएगा, जिसने 7 बनाए वो 8 बनाएगा।
लेकिन जब ये मालूम हो जाएगा कि इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता फिर इतनी बेदारी आ जाएगी इलाके में। RWAs हैं, बाकी लोग हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो इन चीज़ों को उजागर करते हैं और बहुत मतलब हर जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता और चीज़ों को अंदर से निकाल लाते हैं, तो मुझे लगता है फिर डर और खौफ में वो रहेंगे। शायद वो काम भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बायलॉज को वायलेशन करके हम यहाँ पर कुछ बनाएं और फिर कहने का मौका दें लोगों को कि साहब यहाँ कोई कोर्ट चला गया, यहाँ लिटिगेशन में चला गया। कहीं कहीं तो लिटिगेशन जायज़ भी हैं, कहीं कहीं जायज़ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट और एक्सटॉर्शन की बुनियाद पर ही हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा नेक्स्ट फेज़ में ये है कि हम कमिश्नर से भी मिलना चाह रहे हैं, MCD के कमिश्नर से मिलेंगे और जो उनके मंत्रालय है जो लोकल बॉडीज़ को देख रही हैं उनसे भी मिलने का हमारा इरादा है। और अगर नहीं बात बनी तो फिर हम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर तक भी जाएंगे इस डेमोलिशन और डिमार्केशन के मामले को लेकर। आप में से बहुत से लोग ये तो कह सकते हैं कि बिल्डर भी हद से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बना लेता है, गलत तरीके से बिल्डिंग बना लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा उसके पास जाए और उसे ये कहे कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो बिल्डिंग गिरा दूंगा। ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। अगर उनके बिल्डिंग बनाना जायज़ नहीं है ऊंची, तो इसको किसने परमिशन दी कि तुम जाके उनसे पैसे मांग लो? ऐसे लोगों को जेल जाना ही चाहिए। आप पब्लिक के फ़ायदे के लिए बिल्डिंग नहीं बनने दे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए 10 लाख के लिए 20 लाख रुपए के लिए उनको परेशान कर रहे हैं, इसको किसी तरह से कोई भी मुनासिब नहीं कहेगा और इस पर रोक लगनी ही चाहिए।